हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वैसे एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में सेल चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे और एक ही वीडियो में पूरी चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश है हमारी। और विशेष तो आप लोग का सपोर्ट जो दिखेगा उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो हमारी कोशिश है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर आपका कवर कर दिया जाए। अभी आगे का ये चैप्टर कवर कैसे करने वाले हैं वो हम आपको बता दें। यहाँ पास आपका टॉपिक लिखा रहेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। आप लोग नोटबुक जो है अभी पेन पेंसिल जो भी लेकर के वो बैठ जाइए और नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक है वो डिस्कस भी करते चलेंगे। जो आपके जो डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको एक प्रॉपर से अलग से वीडियो भी आ जाएगा अगर ज़्यादा लोगों का वो टॉपिक पे कमेंट रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए सेल चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सेल बायोलॉजी का आपका है और सेल को अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे कोशिका कहते हैं। आई होप कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही होगी भी। ठीक है ना। चलिए, तो सेल जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। अब सेल के बारे में पढ़ें तो जैसे जिस तरीके से एक मकान बनाने के लिए एक छोटे से छोटे कण की ज़रूरत पड़ती है, ईंटें की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है ना, स्टोन की ज़रूरत पड़ती है, आपका सीमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो उसी ढंग से एक बॉडी को बनने के लिए भी कई सारी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, छोटे से छोटे कण का। तो जो सबसे छोटा कण है उसी को हम लोग सेल कहेंगे। इसका हम लोग आपको डेफिनेशन वगैरह सारा प्रॉपर बता रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, सेल से बनता है आपका टिश्यू और टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला सेल होता क्या है, तो सेल क्या है इसके बारे में आप लोग नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल या बेसिक दोनों बोल सकते हैं हम लोग। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। ठीक है, अब टॉपिक नेक्स्ट वन टॉपिक लगाइएगा, हेडिंग स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल को क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। सेल के बारे में सबसे पहले जो डिस्कवरी किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने और उसके बाद फिर लिवेनहॉक ने। अब यहाँ पास आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि डिस्कवरी ऑफ सेल में दो कैसे बता रहे हैं। तो देखिए, सेल दो तरीके का, एक था जो डेड सेल था, ठीक है, डेड सेल, और एक लिविंग सेल। दो तरीके का सेल दो तरीके का, डेड सेल और लिविंग सेल। तो डेड सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, नोट डाउन करते चलिएगा। डेड सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, और लिविंग सेल का जो डिस्कवरी हुआ वो लिवेनहॉक के द्वारा या हैक जो भी बोल सकते हैं 1674 में। ठीक है, अगला आता है टॉपिक हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को दिया था, देखिए सेल थ्योरी में मेनली है क्या, पहले तो थ्योरी को समझ लें। इसमें सिंपल कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। इसमें सिंपली बोला गया था कि जितने भी बॉडी है, जितने भी एनिमल है, एनिमल बायोलॉजी में, देखिए बायोलॉजी ऐसे एनिमल मतलब आप जानवर समझ रहे होंगे, लेकिन जब बायोलॉजी में हम लोग एनिमल टर्म को यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है कि एनिमल्स में जानवर वगैरह तो जी होंगे भी, साथ ही साथ ह्यूमन्स भी उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो बोला गया था कि सेल थ्योरी में क्या है कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जीव जंतु जो भी हैं वो सेल से बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। ठीक है, सेल थ्योरी को सबसे पहले दिया किसने था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि सेल थ्योरी को दिया किसने, तो स्वीडेनन और शॉन के द्वारा। लेकिन स्वीडेनन शॉ के द्वारा जब दिया गया, शॉन के द्वारा, तो इसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इस मॉडिफिकेशन को किया किसने, तो वार्सो के द्वारा जो है इसका मॉडिफिकेशन किया गया। अब हम आगे समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है आपका यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब एक करके उसको हम लोग समझेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को। अगर यूनिसेलुलर का देखा जाए तो एग्जांपल जो होता है, यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा एनिमल जो सिंगल सेल से बना हुआ है। ठीक है, सिंगल सेल से बना हुआ है वो आपका यूनिसेलुलर होगा। और जो ढेर सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक, जस्ट लाइक ह्यूमन्स को भी देख लीजिए, आप खुद को ही देख लीजिए। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स आपके बॉडी में है, तो वो आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। एग्जांपल की ओर देखें तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल आता है इगुलिना हो गया आपका, लिखते चलिएगा, इगुलिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, क्लैमिडोमोनास हो गया,
मल्टी सेलुलर में आपका जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, एनिमल कहने का फिर से वापस में एक बार बता दें, ये एनिमल बायो में जब हम लोग कहते हैं एनिमल, तो एनिमल का मतलब सिर्फ एनिमल नहीं होता, इसमें आपका ह्यूमंस भी इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट वन टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सेल हालांकि काफ़ी इसका अगर साइज़ की बात करें तो माइक्रो में होगा, माइक्रोमीटर के लगभग में होगा। ठीक है, काफ़ी अत्यंत छोटा साइज है इसका, लेकिन इसमें भी कई सारे पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट्स है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में अगर लिखना चाहें तो लिखते चलिएगा, लिखिएगा इट प्रोवाइड डेफिनिट शेप। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है सेल में, तो सेल मेम्ब्रेन का मेनली फंक्शन है कि ये एक शेप प्रोवाइड करेगा। ये होता कैसा है, तो ये खुद आपका थिन होगा और इलास्टिक होगा। इट इज़ थिन एंड इलास्टिक। ठीक है, इट प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप, इट इज़ थिन एंड इलास्टिक एंड इट इज़ ऑल्सो ए सेलेक्टिवली परमिएबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल भी इसे हम लोग कहते हैं। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये हर चीज़ को अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, सेमी परमिएबल भी और सेलेक्टिवली परमिएबल भी दोनों सेम ही है, और इसका मतलब होता है, अगर हिंदी में समझे इसको, बोलते हैं कि हर चीज़ को अंदर में आने नहीं देगा, कुछ चीज़ों को अंदर आने देगा, कुछ को नहीं आने देगा। ठीक है, साथ ही साथ ये सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज़ का होता है, तो लिखिएगा इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड का बना हुआ होता है। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हमारा है वो है सेल वॉल। ठीक है, हिंदी वाले अगर स्टूडेंट्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो सेल वॉल कोशिका भित्ति होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले कैंडिडेट यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। आई होप कि ये क्लासेज बाइलिंगुअल चल रहा है आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों में चल रहा है, तो आई होप कि ये किसी को कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, बाइलिंगुअल क्लासेज ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा आपका। सेल वॉल जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में एक डिफरेंस है यहाँ पर है कि सेल वॉल जो है आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो उसमें आपको ये चीज़ें भी मेंशन करना होगा, और आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन सिस्टम के आते हैं। तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगा। ठीक है, प्लांट सेल में होगा। और अगर मिसलेनियस क्वेश्चन अगर आए तो उसमें आपको ये भी बताना होगा कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में भी, फंगी वगैरह में भी होता है। प्लांट सेल में होगा तो ये सेल वॉल जो है आपका प्लांट सेल, मेनली प्लांट सेल जो होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होगा। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल जो होता है, बैक्टीरियम सेल जो होता है वो पेप्टिडोग्लियर का बना हुआ होता है। सेल वॉल आपका क्या फंक्शन की अगर हम लोग इसकी बात करें, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो ये प्रोवाइड करेगा आपका शेप, और ये फ्री परमिएबल होता है। जैसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में अभी पढ़ रहे थे कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो सेल वॉल जो होता है वो फ्रीली परमिएबल या फ्री परमिएबल भी बोल सकते हैं, कि इसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, यानी यहाँ पास कोई भी कंडीशंस या कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूक्लियस। थर्ड वन जो टॉपिक है आपका वो है न्यूक्लियस जिसको नाभिक कह सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जो है बातें की गई थी, वो न्यूक्लियस को डिस्कवरी जो किया गया था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। लिखिएगा इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। देखिए अगर प्लांट सेल में बात करें और एनिमल सेल में बात करें तो न्यूक्लियस ज़रूरी नहीं, अगर न्यूक्लियस जैसे ही इमेजिन करते हैं हम लोग तो हमें लगता है कि सेंटर पे ही होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, किसी में साइड वन पे होगा और किसी में सेंटर पे होगा। जब वो प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ पास इसके बारे में भी मेंशन हम लोग करेंगे। सेल के बारे में और समझ लीजिए, तो सेल में क्या क्या होता है। सेल में और भी कई सारे सेल के कई सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, फिर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म आप लोग याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही तो आपका क्रोमैटिन के बारे में आपने पढ़ा होगा 7th क्लास वगैरह में भी, जूनियर क्लासेज में भी क्रोमैटिन के बारे में पढ़ा होगा कि थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोलस और ये क्रोमैटिन दोनों का दोनों न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट है। अब क्रोमैटिन क्या है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्रोमैटिन का फंक्शन क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है।
क्रोमैटिन आपका सेल डिवीजन जो होगा ना उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और वो पार्टिसिपेट करेगा, साथ ही साथ ये क्रोमैटिन से ही आपका क्रोमोजोन मिलता है, क्रोमोजोन, ठीक है, क्रोमोजोन गुणसूत्र जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये क्रोमोजोन भी आपका क्रोमैटिन से ही मिलता है। क्रोमोजोन किससे बना हुआ होता है ये भी समझ लीजिए। तो क्रोमोजोन आपका डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बना हुआ है, डीएनए प्लस में प्रोटीन, इससे मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। क्रोमोजोन की डिस्कवरी की बात करें तो क्रोमोजोन जो है डिस्कवर किया गया था वाल्दर फ्लेमिंग के द्वारा। क्रोमोजोन की डिस्कवरी वाल्दर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगर कोई पूछ ले आपसे कि डीएनए का डिस्कवरी किसने किया था तो वो भी मेंशन कर लीजिएगा, अपने नोट डाउन कर लीजिए। डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो डिस्कवरी हुआ था फेड्रिस मिसर के द्वारा किया गया था, फेड्रिस मिसर के द्वारा किया गया था डीएनए का। अगर डीएनए के डबल हेलिक्स की बात किया जाए तो उसकी जो खोज किया था वो किया था वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स लिखिएगा। डीएनए डबल हेलिक्स डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, डीएनए डबल हेलिक्स डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, डीएनए मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड बाय फेड्रिच मिसर। और अगर फंक्शन ऑफ इसका बात करें, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए क्या होता है तो वो आपका जीन होता है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए जीन। तो इस ढंग से आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, जिससे कि आप बाद में इसको रिवाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन जो टॉपिक हमने यहाँ पास डिस्कस कर दिया, ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। क्रोमोजोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। और साइटोप्लाज्म एक टॉपिक यहाँ पास छूट रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, तो ये फ्लूइड है, एक तरह का फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो आपके न्यूक्लियस के अंदर में ही होगा। ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन के बारे में पूरा डिस्कशन हमने कर दिया आपको। तो ये आपका साइटोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड है एक तरह का, ठीक है, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर में ही रहेगा। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में कई सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER भी बोलते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, तो ये एक तरह का कनेक्शन है किसके बीच में। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा की मेम्ब्रेन जो है उसके बीच में कनेक्ट रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्ट रहता है। ये इसका अगर और भी ब्रीफ करें तो इसमें बोला जाता है कि ये एक लार्ज नेटवर्क है ट्यूब और सीड्स का, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ, लिखिएगा, इट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड सीड्स, इट इज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड सीड्स। अगला पॉइंट में लिख सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं कि इसका मेनली फंक्शन क्या है। तो इसका मेनली फंक्शन है सेल में ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। और उसमें मदद किसका लगेगा, तो ये दो इसके पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ ER और रफ ER, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी स्मूथ ER क्या होता है इसके बारे में हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसका मेनली काम है आपका न्यूक्लियस में ये सिंथेसाइज करेगा किसको, फैट्स और लिपिड को, फैट्स एंड लिपिड, फैट्स और लिपिड को सिंथेसाइज करने का काम आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके बॉडी में अगर किसी भी तरह का, ठीक है ना, कभी सुना है ना पॉइजन या कुछ ऐसा ड्रग्स वगैरह चला गया है तो उसको डिटॉक्स करने का भी काम कौन करेगा, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्मूथ ER ही करेगा, ठीक है। अगला है हमारा रफ ER, RER भी इसको बोलते हैं, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसकी फंक्शन की बात करें, ये रफ होता है, पहले तो ये रफ क्यों होता है यही समझ लें। तो ये रफ होता है ड्यू टू राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कई सारे नोट्स और हमने लेकर के आए हैं। अगर अभी आपको यहाँ पास शॉर्ट में ही समझना है तो देख लीजिएगा। राइबोसोम क्या है, तो एक तरह का स्मॉल पार्टिकल्स है सेल का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स का सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। और राइबोसोम होने के कारण ही रफ ER इसको होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ होता है। और ये सिंथेसिस किसका करेगा, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। अगर क्वेश्चन आ रहा है आपका कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, और
फैट और लिपिड का जो सिंथेसिस होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अगला जो टॉपिक है गोल्गी अपरेटस, इसको पोस्ट ऑफिस बोला जाता है न्यूक्लियस का, याद रखिएगा पोस्ट ऑफिस। क्यों बोला जाता है ये भी समझिएगा, क्योंकि इसका काम है कि क्योंकि पूरा यहाँ पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी ये जो टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे का सारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गोल्गी अपरेटस का मेनली काम क्या है कि जो मटेरियल आ चुका है उसको पैकेजिंग कैसे करना है, डिस्पैच कैसे करना है, तो इसके बारे में इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो गोल्गी अपरेटस का होता है। इसकी डिस्कवरी जो है गोल्गी अपरेटस के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, तो कैमेलियो गोल्गी के द्वारा डिस्कवर किया गया था गोल्गी अपरेटस को। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ है गोल्गी अपरेटस जो है ये फॉर्मेशन जो होता है लाइजोजोम का, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब ये लाइजोजोम्स क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि नेक्स्ट वन टॉपिक तो मेरा यही है, लाइजोजोम क्या होता है ये समझिएगा। इसके बारे में अगर नोट डाउन करना चाहें पहले तो वो नोट डाउन कर लीजिए। इट वर्क फॉर वेस्ट डिस्पोजल। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, लाइजोजोम्स को सुसाइडल बैग बोला जाता है। ठीक है, पीठ की थैली, यानी इसका काम क्या है कि जो वेस्टेज है आपका बॉडी का उसको डिस्पोजल करना। ठीक है, डिस्पोजल करना है तो इसके लिए लाइजोजोम्स काम करता है। अगर लाइजोजोम्स सही से फंक्शन नहीं करेगा आपके बॉडी में, देन उस केस में बॉडी जो है वो कम्प्लीटली पॉइजनस हो जाएगा, उसको किसी भी तरह का डिटॉक्स कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और उस केस में क्या है कि बॉडी डेड हो सकता है। ठीक है, तो ये लाइजोजोम्स का फंक्शन है। फिर से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट वर्क फॉर वेस्ट डिस्पोजल। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अगला है राइबोसोम, जिसके बारे में पहले ही हमने डिस्कस कर दिया है कि ये क्या है। तो ये सेल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो ये प्रोटीन से सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस अगर नहीं होगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, सेल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस अगर नहीं होता है तो सेल लिविंग रहे, लाइव कर पाए, ये सस्टेन कर पाए, ये मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक आपके क्लासेस जो है वो जो चल रही है वो सही भी लग रही होगी, और लाइक शेयर करते चलिएगा। आप लोग का जो डाउट्स होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वॉकुल्स है, इसके बारे में जो लोग लिखना चाहेंगे पहले लिख लीजिए, उसके बाद ही हम समझाएंगे। लिख लीजिएगा, इट इज़ ए मेम्ब्रेन wound space inside a cell that is filled with fluid। वॉकुल्स क्या है, तो एक घिरा हुआ क्षेत्र है किसी भी सेल के अंदर में, जिसमें क्या फील होगा, तो इसमें ढेर सारे फ्लूइड फील होंगे। फ्लूइड के बारे में आप लोग पढ़े हैं ना, फ्लूइड क्या है, जो इजीली फ्लो करे, ब्लो करे, है ना, उसे फ्लूइड कहते हैं। तो ये वैक्यूल्स है आपका, इसके अंदर में ये रहेगा। इसमें रहेगा क्या, मटेरियल क्या रहेगा वो समझ लीजिए। फ्लूइड के रूप में मटेरियल जो रहेगा वो आपका रहेगा वाटर, आपका रहेगा न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट भी। ठीक है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी, ये सभी के सभी जो फ्लूइड है वो किस में रहेगा, वैक्यूल्स में रहेगा। इसका शेप कैसा है, तो इस तरीके का शेप है, और ये घिरा हुआ रहेगा सभी तरफ से। ठीक है, और इसका मेनली काम क्या है, तो ये काम है इसका कि ये प्लांट सेल में वाटर को बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करके रखने का काम करेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर इस जंग का बनता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल या विच सेल ऑर्गेनेल्स मेंटेन द वाटर बैलेंस इन ए प्लांट सेल, देन यू कैन आंसर द वैक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो ये आपका, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। रीजन क्या है पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। रीजन क्या है बोलने का, तो इसके पास डीएनए और आरएनए दोनों होता है, ये 2 लेयर में होता है। ठीक है, पहला जो बाहर का जो लेयर होता है 2 लेयर में होगा आपका, बाहर का जो लेयर होगा
आउटर लेयर जो होगा आपका वो पोरस होता है, ठीक है, पोरस। और इनर लेयर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एटीपी, ठीक है। इनर लेयर को हम लोग एटीपी कहते हैं। एटीपी क्या है, अगर इसका फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर पार्ट है, आउटर पार्ट पोरस है, ठीक है। इसको एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक ना। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को, यहाँ पर स्पेलिंग पूरा नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसलिए पावर हाउस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पास एनर्जी रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए पावर हाउस। पावर हाउस आप बिजली विभाग से भी समझ रहे होंगे ना, कि आपके आसपास में कहीं पास भी अगर पावर हाउस होगा, पावर ग्रिड होगा, जहाँ से बिजली उत्पन्न होता है, तो एनर्जी, बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जस्ट लाइक एनर्जी। इस तरीके से यहाँ पास ये माइंड में रख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ये है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और आरएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का 2 लेयर होता है। पहला लेयर बाहरी का जो है, आउटर लेयर जो है उसको पोरस कहते हैं, और इनर लेयर जो होता है उसको एटीपी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में जो टॉपिक है हमारा पेरोक्सियम, ये आपका मोस्टली जो जूनियर क्लासेज है उसमें ये टॉपिक नहीं है, और सीनियर क्लासेज में है ये टॉपिक। आप लोग देख लीजिएगा इसका अपने अपने बुक में, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, थोड़ा सा ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है, और डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। फिर पेरोक्सियम जो होता है, इसका मेनली काम क्या है, तो कैरी आउट करने का काम है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो होता है, ठीक है, मोलिकुलर ऑक्सीजन का, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में जो टॉपिक है आपका प्लास्टिड, ये भी एक ऑर्गेनेल्स है। ये रहता कहाँ है, प्लास्टिड मेनली, जब आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस लिखिएगा ना, तो उसमें ये चीज़ मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा कि प्लास्टिड क्या है। तो ये प्लांट सेल में ही सिर्फ होता है। इसके पास भी अपना डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, इसका अपना होता है, डीएनए और आरएनए इसके पास अपना होता है, ठीक है। और इस प्लास्टिड को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसकी क्लासिफिकेशन जो है 3 पार्ट में होगी, ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम लोग सबसे पहला जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। दूसरा आपका होगा क्रोमोप्लास्ट। तीसरा आपका जो होगा वो होगा ल्यूकोप्लास्ट। अब तीनों का फंक्शन समझेंगे हम लोग, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से ही तो क्लोरोफिल आपका है, क्लोरोफिल यहाँ तो मिलता है। क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल वो जो इन्वॉल्व होता है आपके फूड प्लांट से जब फूड बनाते हैं उसमें, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस विदाउट क्लोरोफिल कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तो ये मेनली क्रोमो जो शब्द है ना, उसी का मतलब होता है कलर। ये कलर प्रोवाइड करवाने का काम करेगा प्लांट्स में, वो क्रोमोप्लास्ट होगा। मान लीजिए कैरोट है, टमाटो है, चिल्ली है, तो चिल्ली का कलर ग्रीन है, उसका रेड है, तो ये सारा रेड और ग्रीन वगैरह जो भी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये क्रोमोप्लास्ट है। नेक्स्ट वन जो है आपका ल्यूकोप्लास्ट, इसका काम है स्टोर करने का। अब ये स्टोर किसको करेगा, तो ये भी समझिएगा, ल्यूकोप्लास्ट आपका 3 पार्ट्स में ये होता है। ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। एमाइलोप्लास्ट फर्स्ट है, एमाइलोप्लास्ट जो आपका स्टार्च को स्टोर करके रखेगा। दूसरा है एलिनोप्लास्ट जो आपका प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा। तीसरा जो पार्ट है वो आपका है इलेलोप्लास्ट, वो आपको फैट और ऑयल को स्टोर करके रखने का काम करेगा, ठीक है। तो आई होप कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट ये तीनों आपका क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए 2 प्रोसेस यहाँ पास होता है, एक होता है मेटोसिस, दूसरा होता है मेयोसिस, ठीक है। मेटोसिस जो होता है उसमें डॉटर सेल्स जो होता है वो डाइपोल्ड होता है, और मेयोसिस में जो आपका डॉटर सेल होता है वो पैप्लॉइड होता है, ठीक है।
इसमें 2 आउटर सेल्स प्रोड्यूस होगा और इसमें 4 आउटर सेल्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये जनरली होगा किस में, तो वो होगा सोमैटिक सेल्स में और ये होगा जर्म सेल्स में। सेल डिवीजन के ये 2 प्रोसेस है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वन जो आपका टॉपिक है वो है आपका एनिमल सेल, जिसके बारे में डिफरेंसेस आपको लिखने के लिए भी आएगा। एनिमल सेल की बात करें तो ये आपका सबसे पहले तो स्मॉलर इन साइज होता है। एनिमल सेल में किसी भी तरह का सेल वॉल ना होगा, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। नो सेल वॉल, न्यूक्लियस इन सेंटर। ध्यानपूर्वक अगर आप शुरू से ज्वाइन कर रखे होंगे इस क्लास को, तो फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि सेल में न्यूक्लियस का पोजीशन जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेंटर पे ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में, एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, साइड में होता है। वैक्यूल्स की बात किया था हमने, जिसमें ट्यूब बोला था कि इसका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होता है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, ट्यूब एंड सेट के जैसा होगा। तो वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स आपका कई सारे होंगे। साथ ही साथ ये कांट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है आपका टॉपिक है प्लांट सेल। प्लांट सेल की बात करें तो ये लार्जर इन साइज होगा एज कंपेरेटिव टू एनिमल सेल। इसमें सेल वॉल होगा। ठीक है, न्यूक्लियस होगा आपका साइड में, न्यूक्लियस तो होगा लेकिन साइड में होगा। इसमें वैक्यूल्स जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, याद रखिएगा। प्लांट एनिमल सेल में कई सारे थे लेकिन इसमें एक ही वैक्यूल्स होगा। ये सिंथेसाइज करेगा न्यूट्रिएंट्स को, है ना, सिंथेसाइज करेगा ये न्यूट्रिएंट्स को। अगला है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमें लग रहा है कि अभी तक जो क्लासेज है भाई कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें कुछ टॉपिक हमें लग रहा है कि मिस कर रहे हैं, तो वो लास्ट में इस क्लास का उस टॉपिक को डिस्कस भी कर देंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, तो ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है। इसका अगर सेल की बात करें तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर दोनों हो सकता है। इसमें जो डीएनए होता है वो लीनियर शेप में होगा। ठीक है, और इसमें मोस्टली जो है या रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल 2 तरीके का होता है ना रिप्रोडक्शन, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें जो सेल डिवीजन होता है मिटोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका प्लांट है, एनिमल और ये ह्यूमन, सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर में आते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो स्मॉल होगा और सिंपल होगा। इसके पहले हम लोग उसको देख रहे थे कि वो लार्ज होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें यूनिसेलुलर होगा सिर्फ। ठीक है, कोई अलग वाले जीव नहीं आएंगे इसमें, सिर्फ यूनिसेलुलर वाले आएंगे। उसमें हमने देखा कि लीनियर डीएनए होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल भी हो सकता है और असेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, अगर सेल डिवीजन की बात करें तो ये फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। फ्यूजन क्या होता है कि 2 चीज़ें मिल कर के एक नए चीज़ निर्माण करें, है ना, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होगा। फ्यूजन और फ्यूजन 2 प्रोसेस है। एक होता है कि जिसमें 2 चीज़ें मिल कर के एक नए का निर्माण करें, और इसमें एक में होता है कि आप एक ही चीज़ जो है वो टूट करके अलग अलग जीवों का निर्माण करें। ठीक है, तो इसमें मोस्टली आएगा कौन, बैक्टीरिया है और आर्किया है। ठीक है, आर्किया वगैरह। इसमें क्या कि बैक्टीरिया कहीं पास भी अगर है तो वो धीरे धीरे खुद से ही वो फैलता रहेगा। ठीक है ना। अब ये जो मिसलेनियस टॉपिक की हमने बात किया था वो अब यहाँ पास आपके सामने आ गया है। मिसलेनियस टॉपिक में है इंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। साइटोसिस की बात करें तो मेनली सेल में अगर कुछ भी चीज़ें इनगल्फ किया जा रहा है, इनगल्फ का मतलब क्या होता है, अंदर जाना, तो वो इंडोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाएगा। और कुछ भी सेल से बाहर आ रहा है, चाहे वो वेस्टेज ही क्यों ना हो, तो वो आपका एक्सोसाइटोसिस होगा। ठीक है, और ये जो 2 टॉपिक और रह गया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये दोनों फिजिक्स के टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के ही टॉपिक हैं, और बायो में इसका यूज है कैसे, हम आपको दिखाते हैं जल्दी से। मेनली डिफ्यूजन क्या है, इसमें फ्लो होगा, किसका, मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो। ठीक है, इसमें कैसे समझिए, इसके एग्जांपल के थ्रू। अगर आप कहीं पास कॉर्नर में अपने घर में कहीं पास अगरबत्ती वगैरह या धूपबत्ती जो भी आता है, या आप परफ्यूम वगैरह आप छींट रहे हैं, कहीं पास स्प्रे कर रहे हैं,
और वो परफ्यूम अगर आप जहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पर तो आपका स्मेल रहेगा ही। आफ्टर सर्टेन टाइम वो पूरे रूम में फ्लो कर जाएगा, बाहर में भी आप फ्लो कर पाएगा, वहाँ पास भी आप फील कर पाएंगे और स्मेल कर पाएंगे कि वो परफ्यूम का स्मेल आ रहा है यहाँ पास। तो ये रीज़न क्या है इसका, तो ये डिफ्यूजन के कारण से हो पा रहा है कि आपका जो हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उसमें जो भी पैकेट्स आता है या डब्बा जो आता है जिसमें वो फिल्ड होता है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में फिल्ड किया जाता है, हाई प्रेशर में भी फिल्ड किया जाता है। जैसे हम लोग प्रेस करते हैं वो प्रेशर और जनरेट करके उसको बाहर रिलीज किया, ठीक है। वो जैसे आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर के जो एयर के जो पार्टिकल्स जिस तरीके से फ्लो करते रहते हैं उसी के साथ में वो डिफ्यूज होकर के आपके और भी जो दूर तक, जहाँ तक भी वो उसका लिमिटेशन हो सकता है वहाँ तक हो जाता है और स्मेल हम लोग वहाँ पास फील कर पाते हैं या स्मेल कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाएगा। ऑस्मोसिस क्या है कि मान लीजिए वही परफ्यूम तो हमने निकाला और बीच में कुछ और भी, मान लीजिए इस रूम में हम लोग लगा रहे हैं, इस रूम में दीवार है, इस पर या कुछ मान के चलिए कुछ कपड़ा है, मान के चलिए दीवार तो ज़्यादा क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, उसके इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होता है, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा डेंस है, रिजिड है वो बॉडी, इसलिए तो थोड़ा सा मुश्किल है एग्जाम्पल उसका। थोड़ा दूसरा देते हैं कि कपड़ा अगर हम लोग पहन रखे हैं तो कपड़े मान लीजिए एक इस पर अगर स्प्रे किए, ठीक है, थोड़ा पतला कपड़ा है तो इस साइड में कुछ और स्मेल कर पाएंगे, लेकिन जितना स्प्रे किए उससे वो कम ही जा पाएगा, ठीक है। इसलिए इसको सेमी परमिएबल में बोला जाता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ये भी जाएगा, फ्लो इसका भी होगा, इसमें भी मॉलिक्यूल्स का फ्लो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में ही होगा, लेकिन ये सेमी परमिएबल होगा। यानी पूरी तरीके सेमी परमिएबल को हम लोग पहले भी डिस्कस किया ना कि हर चीज़ को अंदर नहीं आने देगा, और आएगा भी तो कुछ ही आएगा, पूरा का पूरा नहीं आ पाएगा। तो यही चीज़ है ऑस्मोसिस में होता है आपका, ठीक है। कुछ और जो टॉपिक रह गया है, जैसे आपका हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में अभी हमारे पास ये नोट डाउन तो नहीं है वो टॉपिक आपका इस लिस्ट में, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। जैसे हाइपोटोनिक जो होता है उसमें आपका सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है सॉलिड से, ठीक है, उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। और हाइपरटोनिक की बात करें जिसमें सॉल्यूट जो है आपका सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा, सॉल्यूट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट से, ठीक है, वो हाइपरटोनिक होगा। तीसरा आपका हो गया आइसोटोनिक, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का दोनों बराबर होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, और काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था, लेकिन हमने कोशिश किया है अपने तरफ से कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और आई होप कि आप लोग नोट्स बना रखे होंगे, बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो वापस से वीडियो देखिएगा और पाउज कर के आप लोग नोट्स बना लीजिए। किसी भी तरह की और जो डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।